डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भूगोल के विकास में भारत का योगदान अथवा भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं कि भारत में भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ और भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से योगदान दिया। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका सामान्य परिचय अथवा प्रस्तावना। तो भारत में भूगोल के विकास में अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया है। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के साथ उनके विभिन्न जो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, इन सभी में शोध कार्य किए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल का अध्ययन सुनिश्चित भी किए हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन भी व्यवस्थित किए और विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना किए हैं और भौगोलिक परिषदों की भी स्थापना की है, जिसके माध्यम से भारत में अनेक वार्षिक, छमाही और मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। यह हो गया इसका सामान्य परिचय। अब हम अध्ययन करते हैं भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस प्रकार से है। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारत में भूगोल के संस्थापक, यानी कि भारत में भूगोल के विभिन्न शाखाएं जो है उनकी स्थापना किन किन क्षेत्रों में किन्होंने किया है और किस प्रकार से योगदान दिया है। फिर है भूगोल के विभिन्न शाखाओं पर हुए शोध कार्य एवं विकास। इसके बाद तीसरा टॉपिक है भारत में भूगोल के संप्रदाय, अर्थात भारत में भूगोल के जितने भी स्कूल स्थापित किए गए हैं, भूगोल विभाग स्थापित किए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर है भारत में भौगोलिक परिषदें। ये भौगोलिक परिषद क्या करते हैं? भारत में भूगोल की जो अध्ययन विधि है उनको व्यवस्थित करता है और विभिन्न प्रकार के वार्षिक, छमाही, मासिक, इस प्रकार से भौगोलिक पत्रिकाएं का प्रकाशन करती हैं ये। अब इनका अध्ययन कर लेते हैं। फर्स्ट है भारत में भूगोल के संस्थापक अथवा भूगोल विभाग की स्थापना। तो इसमें फर्स्ट जो नाम है वो है शिव प्रसाद चटर्जी, H.L. छिब्बर, सत्यचरण चटर्जी, रामनाथ दुबे, जॉर्ज कुरियन, इबादुर रहमान खान और सैयद मोहम्मद ताहिर रिजवी। तो इन सभी महोदय ने भारत में भूगोल विभाग की स्थापना किए हैं। उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं शिव प्रसाद चटर्जी जी का। तो शिव प्रसाद चटर्जी जी ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सर्वप्रथम भारत में विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना किया है और इस प्रकार से उन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो प्रोफेसर शिव प्रसाद चटर्जी जी हैं उनका नाम भूगोल विभाग में सर्वोपरि है और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना किया 1941 में और उन्होंने शोध कार्य एवं अध्ययन कार्य भी किए हैं, जिसका नाम है मेघालय का प्रादेशिक भूगोल। ये उनका शोध कार्य का पॉइंट है। फिर है मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के उत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये है भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान। फिर है H.L. छिब्बर। ये जो H.L. छिब्बर महोदय है ये भू आकृति विज्ञानी थे और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भूगोल विभाग की स्थापना किए हैं और इनके महत्वपूर्ण जो शोध ग्रंथ है उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। जो जियोलॉजी ऑफ बर्मा, इन्होंने बर्मा प्रदेश का भूगोल का अध्ययन किया है। फिर है द मिनरल सोर्स ऑफ बर्मा, फिर है द फिजियोग्राफी ऑफ बर्मा और फिर है फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एडवांस इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तानी। तो ये है इनका शोध कार्य। इसके बाद तीसरा जो है वो है H.C. चटर्जी, यानी कि सत्यचरण चटर्जी जी। तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1949 में भूगोल विभाग का स्थापना किया है। किस स्तर का? स्नातकोत्तर स्तर का। और वे भौतिक भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फिर है रामनाथ दुबे जी। तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना की है 1946 में और उनका जो शोध ग्रंथ है उनका जो नाम है वो है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ये इनका रचना है। फिर है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन महोदय ने मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किए हैं और दक्षिण भारत में भूगोल के अध्ययन को प्रोत्साहन किए हैं। यानी कि ये वो महोदय है जिन्होंने दक्षिण भारत में भूगोल के विकास को क्या दिया, उसको मतलब कि बढ़ावा दिया है इन्होंने। फिर ये जो महोदय है इन्होंने आर्थिक भूगोल के
विशेष संदर्भ में अपना शोध कार्य किए और आर्थिक भूगोल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और ये आर्थिक भूगोल के विशेषज्ञ माने जाते हैं। फिर है इबादुर रहमान खान, IR खान बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना की है और ये जो है 1936 में किया। फिर है सैयद मोहम्मद ताहिर रिजवी, तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग को संगठित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी विशेष रुचि जो है वो अनुप्रयुक्त भूगोल यानी कि व्यवहारिक भूगोल में था। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हम लोगों का, भारतीय भूगोल वेत्ताओं का भारत में योगदान। फिर है भूगोल के विभिन्न शाखाओं पर हुए शोध कार्य एवं विकास। तो भारत के जो भूगोल वेत्ताएं हैं उन्होंने भूगोल के विकास के लिए भौगोलिक शोध जो किए हैं और भूगोल का जो विकास किए हैं उनका अध्ययन करेंगे इसमें अब हम। तो भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर हुए महत्वपूर्ण शोध कार्य तथा उसके विकास का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है जो भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट है भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल वगैरह है, भूमि उपयोग अध्ययन है, संसाधन है, परिवहन भूगोल है, ये सभी का अध्ययन हुआ है, यहाँ पर शोध कार्य हुआ है। फिर है ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सभी प्रकार के भूगोल की शाखाएं हैं जिन पर शोध कार्य हुआ है भारत में और विकास हुआ है। अब फर्स्ट हम अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल का। तो भारत में भूगोल के इस शाखा पर कार्य करने वाले प्रारंभिक विद्वान है जिसमें से DN वाडिया महोदय है, MS कृष्णन महोदय है और हेरन महोदय है। इन तीनों ने ही सर्वप्रथम भौतिक भूगोल के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव विज्ञान, ये सभी शाखाएं आते हैं जिनका अध्ययन अध्यापन इन्होंने किया है, इन पर शोध कार्य किए हैं। इनमें सर्वाधिक शोध कार्य जो है वो भारत की भूगर्भिक संरचना पर हुआ है तथा इसके अतिरिक्त गोंडवाना उपमहाद्वीप, कर्नाटक का धारवाड़ जो चट्टान समूह है, अरावली श्रेणी है, बुंदेलखंड का जो चट्टान है, कश्मीर घाटी, कुमायूं गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, मेघालय है, सिंधु गंगा मैदानी प्रदेश है, गंगा डेल्टा है, प्रायद्वीपीय नदियाँ आदि है, इन सभी क्षेत्रों पर शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। उदाहरण पे कुछ महोदय का नाम है जिसमें राम प्रवेशी, इन्होंने छोटा नागपुर के भूदृश्य एवं उनका विकास इनका अध्ययन किया है। फिर चटर्जी महोदय ने भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन किया। फिर SM अली महोदय ने जो घक्कर का मैदानी विकास क्षेत्र है उनका अध्ययन किया। फिर ये है भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान। फिर है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में, तो भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने इसमें किस प्रकार से योगदान दिया उसका अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, भूमि उपयोग, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल आदि पर शोध प्रबंधन प्रकाशित हुआ है जिसमें शोध के क्षेत्र में प्रगति हुई है, यानी कि भूगोल के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसकी वजह से अब अध्ययन करते हैं कृषि भूगोल के अंतर्गत, यानी कि आर्थिक भूगोल की एक शाखा है कृषि भूगोल, इसका अध्ययन करते हैं। तो भारत में कृषि भूगोल पर शोध कार्य सर्वप्रथम दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। इसमें कोयम्बटूर, मालाबार, विशाखापट्टनम ये सभी क्षेत्र है जिस पर रामकृष्ण ने, कोयम्बटूर, अय्यर ने चित्री, इन सभी क्षेत्रों में शोध कार्य किए हैं और इसके साथ साथ ही कृषि की समस्याओं तथा कृषि के प्रतिरूपों पर भी भारतीय विद्वानों ने शोध कार्य किया, अध्ययन किया। और फिर प्रोफेसर जो दयाल है उन्होंने बिहार की कृषि भूगोल नामक विषय पर राज्य के कृषि प्रदेशों के विभाजित करके प्रदेश की कृषि एवं फसलों के कालक्रम, उत्पादकता एवं समस्याओं का अध्ययन किया। यानी कि जो प्रोफेसर पी दयाल महोदय है इन्होंने बिहार के कृषि भूगोल एक इनका शोध का टॉपिक है, तो इन्होंने इसके अंतर्गत बिहार के जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उनको कृषि प्रदेशों में विभाजित किया और उनके जो कृषि उत्पादन है, फसल कालक्रम है और उनकी समस्या है, इन सभी का अध्ययन किया। तथा कुछ विद्वानों ने पंजाब के मैदान के फसलों को श्रेणी में विभक्त कर प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया। और इसी प्रकार भारत में अनेक विद्वान रहे इसी प्रकार के फसलें, डेयरी और फसल उत्पादन, फलोधान, सभी प्रकार के जो कृषि क्षेत्र है उनमें शोध कार्य प्रस्तुत किए। इस प्रकार से भूगोल के विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। फिर है भूमि उपयोग अध्ययन। भूमि उपयोग अध्ययन में धरातली प्रभाव, भूमि कटाव, वनों की कटाव को रोकना, भूमि का ढाल प्रवृत्ति, भूमि का गतिशील स्वरूप, परिवर्तनशील स्वरूपों का विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें प्रोफेसर
एसपी चटर्जी ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया। भारत में जो प्रोफेसर एसपी चटर्जी इन्होंने ध्यान आकर्षित किया और डॉक्टर प्रकाश राव ने भूमि उपयोग के जो सैद्धांतिक पक्ष है यानी कि थ्योरेटिकल पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और भारत में क्रियात्मक रूप देने के लिए शोध कार्य प्रस्तुत किया। और इसके अलावा जो चटर्जी महोदय है, प्रकाश राव महोदय है और पी सेन महोदय है, इन्होंने विभिन्न शोध कार्य किए जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तथा नेशनल एट्रस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो शोध पत्र है, आरेख वगैरह है, इन सभी को प्रस्तुत किए हैं। फिर है संसाधन भूगोल। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत मृदा, जल, वनस्पति, खनिज ऊर्जा ये सभी आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उतने। और फिर इन संसाधनों के मूल्यांकन, संचित भंडार, उनके क्षेत्रीय वितरण से संबंधित अनेक शोध कार्य इसमें प्रस्तुत किए गए हैं भारतीय विद्वानों द्वारा। और इस दिशा में सबसे अधिक मोहम्मद शफी महोदय है उनका योगदान महत्वपूर्ण है। और उन्होंने 1950 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वन की भूमिका से संबंधित एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जिन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके साथ ही एस.एल. जो कायस्थ है उन्होंने मृदा संसाधन, जल संसाधन, जनसंख्या एवं खाद्य संसाधन तथा विश्व स्तर में जल संसाधन की समस्या, भारत में संसाधन मूल्यांकन आदि से संबंधित अनेक शोध पत्र प्रकाशित करके संसाधन भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथा इसके अतिरिक्त अनेक विद्वान भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य प्रस्तुत किए। अब फिर है औद्योगिक भूगोल के क्षेत्र में भारत में क्या विकास हुआ। तो औद्योगिक भूगोल का जो विकास है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ और नवीन औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के पश्चात भारत में औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो और बढ़ गई। इसके पश्चात भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने औद्योगिक भूगोल के क्षेत्र में उनके अध्ययन में अधिक रुचि दिखाई और इसके संबंधित शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम अलीगढ़ विश्वविद्यालय से ये कार्य प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत भारत के विशिष्ट जो उद्योग है और औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र है और उनकी जो समस्याएं हैं और उनमें जो मात्रात्मक उद्योग है इन सभी को प्राथमिकता दी और उनसे संबंधित शोध कार्य दिए और उनसे संबंधित जो औद्योगिक अवस्थिति की सिद्धांत वगैरह है, उनकी आलोचना है, समीक्षा वगैरह है, इन सभी का अध्ययन अध्यापन किया और भूगोल को एक गति प्रदान दी। फिर है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल में भारत में परिवहन भूगोल में इतना अपेक्षाकृत अध्ययन नहीं हुआ है जितना अन्य देशों में हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत में सड़क, रेलवे, वायु परिवहन की जो तीव्रता हुई है तब से इसमें नवीन शोध भी हुआ है और बहुत सारे समस्याएं भी उत्पन्न होकर सामने आए हैं। इसमें अधिकांश जो शोध कार्य हुआ है वो प्रादेशिक स्तर पर हुआ है जिसमें जगदीश सिंह ने बिहार का और डी.एन. सिंह ने उत्तरी बिहार का, फिर वी.एल. अग्रवाल ने मध्य प्रदेश आदि का अध्ययन किया। यानी कि जो परिवहन भूगोल के अंतर्गत जो शोध कार्य हुआ है ना वो प्रादेशिक स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर किए गए हैं, अलग अलग जिले वगैरह का, ऐसे नेशनल स्तर पर नहीं हुआ है। फिर है राजनीतिक भूगोल। तो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक भूगोल को 1950 के पश्चात सम्मिलित किया गया था। उससे पहले इसका व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया था और इसका व्यवस्थित जो विकास हुआ है वो 1960 के बाद होना स्टार्ट हुआ है। 1950 को इसको विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया गया और 1960 के बाद इसका तीव्र गति से विकास प्रारंभ हो गया। भारतीय विद्वानों में राजनीतिक भूगोल पर सर्वाधिक कार्य डॉक्टर दीक्षित का माना जाता है और इन्होंने भारत की राजनीतिक भूगोल से संबंधित अनेक लेख प्रकाशित किए हैं और इनके साथ राजनीतिक भूगोल पर 2 इनके महत्वपूर्ण बुक भी लिखे हुए हैं जिसमें संघवाद का भूगोल और राजनीतिक भूगोल ये इनके महत्वपूर्ण बुक का नाम है जो शोध किए हैं इन्होंने। इसी के साथ ही भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया और अनेक विद्वानों ने इसमें शोध कार्य करना प्रारंभ कर दिया और आज वर्तमान में राजनीतिक भूगोल का विभाग जो है लगभग सभी महाविद्यालयों में देखने को मिल रहा है। फिर है जनसंख्या भूगोल। तो भारत में भूगोल के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम प्रोफेसर जी.एस. गोसल ने किया है। यानी कि भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रोफेसर जी.एस. गोसल को। और इसे भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में जनसंख्या भूगोल का अध्ययन को क्या किया, क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया। और किसके मार्गदर्शन में किया? प्रोफेसर त्रिवार्था के मार्गदर्शन में जी.एस. गोसल ने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ का जो जनसंख्या भूगोल है उसका स्थापना किया है।
इसके साथ साथ ही आर.सी. चंदना वगैरह है, मेहता है, गोपाल कृष्ण है, ये सभी जनसंख्या भूगोल पर शोध कार्य किए हैं और जनसंख्या भूगोल का विकास किए। फिर है ग्रामीण अधिवास भूगोल। तो भारत में ग्रामीण अधिवास भूगोल के अध्ययन के विकास में इनायत अहमद जी का अग्रणी योगदान माना जाता है। इन्हें ग्रामीण अधिवास भूगोल का जनक कहा जाता है भारत में। उन्होंने 1949 में आगरा अवध के संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवास विषय पर लंदन विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और ग्रामीण संबंधित गांवों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं, उनकी विशेषताओं सभी पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करके विभिन्न प्रकार की जागरूकता फैलाई। फिर 1950 के बाद जो अहमद महोदय है, उन्होंने ग्रामीण अधिवास विषय पर अनेक शोध कार्य किए और इस संदर्भ में प्रोफेसर जो RLC द्वारा लिखित एवं संपादित जो पुस्तकें हैं वो कुछ महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार से है, जिसके अंतर्गत है रूरल सेटलमेंट इन मानसून एशिया, रीडिंग इन रूरल सेटलमेंट, ज्योग्राफी एंड मैन कल्चर एंड सेटलमेंट आदि। और जो RLC महोदय है, इनको जो एशियन मानसून एशिया वाला जो क्षेत्र है उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। फिर है अर्बन ज्योग्राफी, यानी कि भारत में नगरीय भूगोल का विकास। तो नगरीय भूगोल के क्षेत्र में देश में सर्वाधिक शोध कार्य हुए हैं। जितना ग्रामीण भूगोल का नहीं हुआ है उतना अधिक नगरीय भूगोल का हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे कि वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता, हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिवास नगरीय भूगोल के प्रमुख शोध केंद्र रहे हैं। और नगरीय भूगोल के अध्ययन का वास्तविक प्रारंभ जो है प्रोफेसर RL सिंह द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के पश्चात हुआ। भारत में नगरों की कार्यात्मक संरचना, नगरों की आकार की, नगर प्रदेश, ग्रामीण नगरीय उपांत, उनकी समस्याएं, इन विषयों पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शोध प्रबंध प्रस्तुत किए, अलग अलग खोज कार्य किए और इस प्रकार से भूगोल के विकास में गति आई। फिर है सामाजिक भूगोल। तो भूगोल के एक शाखा के रूप में सामाजिक भूगोल का भी विकास हुआ है। मानव भूगोल की एक शाखा है ये। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मानव की जो जाति है, प्रजाति है, धर्म है, भाषा है, शिक्षण है, रीति रिवाज है, सामाजिक परिवर्तन है, उनकी समस्याएं हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और सर्वप्रथम 1957 में जो लेखराज महोदय है या लेखराज सिंह जी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तराई प्रदेश में जो थारू नाम की जनजाति है उनके भौगोलिक अध्ययन से इसका शुभारंभ किया और यहीं से सामाजिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हो गया। और इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिए, जो कि भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य रहा है। इसके साथ ही जो देश पांडे महोदय है, उन्होंने नागा ग्राम में, और कुमकुम मजूमदार जो महोदय है, उन्होंने पूर्वी गुजरात में जो जनजातियाँ हैं उनके वितरण पर अध्ययन किया। और साथ ही मनीष रजन ने 1979 में सामाजिक भूगोल को परिभाषित करने का भी प्रयास किया। और उनके साथ साथ ही सामाजिक भूगोल में योगदान करने वाले जो अन्य भूगोलवेत्ता हैं उसमें मुखर्जी जी, RG श्रीवास्तव, HL कायस्थ और भारद्वाज जी, ये सभी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने सामाजिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। फिर है प्रादेशिक भूगोल। तो इसके अंतर्गत प्रदेश की संकल्पना, प्रादेशिकरण, विभिन्न प्रदेशों में भौगोलिक अध्ययन, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। और भारत में 1938 से ही इस प्रकार का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम जो प्रारंभ था वो SP चटर्जी महोदय ने मेघालय के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन लिखा, यहाँ से प्रारंभ हुआ। और प्रादेशिक भूगोल के विकास में जो SP चटर्जी महोदय है, रामलोचन सिंह है, देश पांडे महोदय हैं, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भारत को विभिन्न नियोजन प्रदेशों में बांटा है और प्रदेशों में बांट करके जो भारतीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने का भी प्रयास किया है। प्रोफेसर चटर्जी ने प्रादेशिक भूगोल पर कई लेख प्रकाशित किए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लेख है वो इस प्रकार से है। प्रादेशिक भौगोलिक संरचना के अध्ययन के विविध आयाम, और प्रदेश प्रादेशिकरण और आर्थिक प्रादेशिकरण, और भारत के आर्थिक प्रदेश, ये इनका प्रादेशिक भूगोल का प्रकाशन है। इस प्रकार से भारत के अनेक विद्वानों ने भूगोल एवं भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब इसका थर्ड पॉइंट है योगदान वाला, वो है भारत में भूगोल के संप्रदाय, यानी कि भारत में भूगोल जो स्कूल है, या हाँ, भारत में भूगोल स्कूल की स्थापना वगैरह का है और इनकी महत्वपूर्ण योगदान। तो भारत में भूगोल के विकास में भारतीय भूगोल संप्रदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें जो कि इस प्रकार से है। भारत में विभिन्न प्रकार के स्कूल खुले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भूगोल का विकास को गति मिला है और उन स्कूलों का यहाँ पर नाम है। यदि वर्णन करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं। फर्स्ट है अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय। ये अलीगढ़ स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, जहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर और वर्तमान में भूगोल की PhD वगैरह से लेकर के यहाँ पर सभी योगदान दिया जा रहा है। फिर है कोलकाता भौगोलिक संप्रदाय, कोलकाता स्कूल ऑफ ज्योग्राफी।
फिर है वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय। ये जितने भी भूगोल स्कूल है ये सभी उच्च स्तरीय भौगोलिक अध्ययन के लिए विश्वविख्यात है। फिर है इलाहाबाद भौगोलिक संप्रदाय, चंडीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय, दिल्ली भौगोलिक संप्रदाय, मद्रास भौगोलिक संप्रदाय, पुणे भौगोलिक संप्रदाय, मैसूर भौगोलिक संप्रदाय, हैदराबाद भौगोलिक संप्रदाय, बिहार भौगोलिक संप्रदाय, राजस्थान भौगोलिक संप्रदाय, गोरखपुर भौगोलिक संप्रदाय। ये जितने भी भूगोल स्कूल आपको दिख रहे हैं ये सभी भारत के मोस्ट स्टैंडर्ड के यानी कि हाई स्टैंडर्ड के स्कूल है, जो कि क्या है, भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यहाँ पे भूगोल के अनेक शोध कार्य होते हैं जो कि अनगिनत है और भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है इससे। इनके बारे में आप दो दो लाइन लिख देंगे। फिर है भारत में भौगोलिक परिषदें। अब ये भौगोलिक परिषदें के क्या कार्य है, इसमें भारत में जितने भी भौगोलिक कार्य होते हैं उनसे संबंधित जो पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, वो इनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जिनका भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। जितने भी विद्वान शोध कार्य करते हैं वो अपने पत्रिकाओं को इनके माध्यम से प्रकाशित करते हैं। भारत में भौगोलिक परिषदों का भूगोल में विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन भौगोलिक परिषदों के माध्यम से भौगोलिक शोध प्रकाशित किए जाते हैं जिससे भूगोल के विकास में सहयोग प्राप्त होता है। विभिन्न भौगोलिक परीक्षा दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार संगोष्ठियां का आयोजन करती है। ये जो भौगोलिक परिषद है, इसको परीक्षा को काट करके परिषद लिख लेंगे आप। तो ये जितने भी भौगोलिक परिषद है ये सभी भौगोलिक परिषद क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के सेमिनार और संगोष्ठी जो है आयोजित करते हैं, जिसमें विभिन्न भूगोल वेत्ता इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जो विशेषज्ञ शाखा वाले क्षेत्र है वो विद्वान क्या करते हैं, पारस्परिक ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, अपने ज्ञान का क्या करते हैं, विकास करते हैं और सभी को उससे लाभान्वित कराते हैं और भूगोल को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारतीय भूगोल वेत्ताओं के प्रमुख संघ एवं परिषदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। आप चाहे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। फर्स्ट है भारतीय भौगोलिक परिषद चेन्नई, सेकेंड है भारतीय भौगोलिक परिषद कोलकाता, बॉम्बे भूगोल परिषद मुंबई, भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भूगोल परिषद, इलाहाबाद भूगोल परिषद प्रयागराज, उत्तर भारत भूगोल परिषद गोरखपुर, दक्कन भूगोल परिषद हैदराबाद, राष्ट्रीय भूगोल वेत्ता परिषद नई दिल्ली, भारतीय भूगोल वेत्ताओं का राष्ट्रीय संघ और भारतीय भूगोल वेत्ताओं का संस्थान पुणे, फिर है भारतीय भू आकृति विज्ञान संस्थान प्रयागराज। ये सभी भूगोल परिषदें हैं जहाँ से विभिन्न प्रकार के छमाही, तिमाही, मासिक और वार्षिक सभी प्रकार के पत्र पत्रिकाएं जो है यहाँ से प्रकाशित होते हैं, जिससे भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अब इसका निष्कर्ष का अध्ययन कर लेते हैं। तो उपरोक्त सभी तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भूगोल के विकास में भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने किस प्रकार से योगदान दिया है और उन्होंने भूगोल के साथ साथ ही उनके विभिन्न शाखाओं के जो विकास है उस पर भी योगदान दिए हैं। उन्होंने भूगोल के विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्य किए हैं तथा विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है तथा साथ साथ ही विभिन्न संस्थाओं का भी स्थापना किया है, भूगोल विभाग की स्थापना किया है और साथ साथ ही क्या किया है, भौगोलिक परिषदों की भी स्थापना की है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों का मानचित्रण के माध्यम से आसानी से रेखा चित्र वगैरह सभी प्रस्तुत की जा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।